Hi everyone, I'm Meenakshi Sharma, a teacher and your guide. Today I'm here with explanation of the poem For Anne Gregory written by William Butler Yeats. विलियम बटलर ईट्स, जिनका बर्थ हुआ जून 13, 1865 आयरलैंड में और अनफॉर्चुनेटली इनकी डेथ हुई जनवरी 28, 1939 फ्रांस में। ये एक आयरिश पोएट थे, ड्रामेटिस्ट थे, प्रोज राइटर थे और 20th सेंचुरी के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज पोएट्स थे। इनका जो वर्क है कंसीडर किया जाता था मॉडर्निज्म का प्रिकर्सर। प्रिकर्सर मींस जस्ट मॉडर्निज्म के स्टार्ट होने के जस्ट पहले का वर्क है इनका। ओके, अपनी लाइफ के मिडिल पीरियड में जो इन्होंने कुछ पोएट्री लिखी उसमें मॉडर्निज्म के लिए इनकी सेंसिबिलिटीज बिल्कुल विविडली नजर आती हैं, क्लियरली नजर आती हैं। राइट, ये तब की बात है जब इनका टेस्ट, जब इनका इंक्लिनेशन मिस्टिसिज्म और फोकलोर से हटके मॉडर्निज्म की तरफ आया था और इनकी वॉइस रियलिस्टिक वॉइस में चेंज हुई थी। सेंट्रल थीम इस पोम का है एक्सटर्नल लव, एक्सटर्नल अट्रैक्शन और सुपरफिशियल अट्रैक्शन वर्सेस इंटरनल लव, ट्रू लव। यहां पॉइंट आउट करते हैं कि जनरली जो लोग हैं वो इंक्लाइंड हो जाते हैं या वो अट्रैक्ट हो जाते हैं किसी की फिजिकल ब्यूटी देख के, एक्सटर्नल अपीयरेंस देख के, और ये जो अपीयरेंस है वो कह रहे हैं टेम्परेरी है, ये फ्लीटिंग है, बहुत जल्दी खत्म हो जाता है और आर्टिफिशियली इसे ऑल्टर भी कराया जा सकता है। फिर एक मैसेज है इस पोम में पीपल को जज करने के लिए कि एक्सटर्नल लुक के बेसिस पे लोगों को जज करना गलत है, रादर किसी भी बंदे का ट्रू नेचर या कैरेक्टर को अप्रिशिएट करने की जरूरत है। नाउ स्ट्रेट अवे लेट्स प्रोसीड ऑन टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोम। फॉर एन ग्रेगरी. This poem is a conversation between a young man and a young woman. What are they arguing about? ये जो पोम है फॉर एन ग्रेगरी, ये कन्वर्सेशन है स्पीकर और ग्रेगरी के बीच में। अभी वो किस बात को लेके आर्ग्यू कर रहे हैं, that we'll see in the poem. Never shall a young man thrown into despair by those great honey-colored ramparts at your ear love you for yourself alone and not your yellow hair. इस टेंजा को प्रॉपर्ली समझने के लिए देखो, पहले फर्स्ट लाइन लेते हैं, never shall a young man and then love you for yourself alone. यहां पॉइंट क्या कह रहे हैं कि कभी भी कोई भी यंग मैन जो ह्यूमन बीइंग whosoever will fall in love with you will not love you for your true self, for you yourself alone. तो कोई भी यंग मैन जो कभी भी तुमसे प्यार करेगा वो तुम्हारी एक्सटर्नल ब्यूटी देख के प्यार करेगा, वो उस वजह से अट्रैक्ट होगा, तुम्हारी इंटरनल ब्यूटी को कोई नहीं देखेगा। मींस तुम जो ट्रू सेल्फ हो उसके लिए तुमसे कोई प्यार नहीं करेगा। Never shall a young man thrown into despair by those great honey-colored ramparts at your ear love you for yourself alone and not your yellow hair. तो क्या बोल रहे हैं कि ये जो कोई भी जो यंग मैन है वो तुम्हें तुम्हारे लिए तो प्यार करेगा नहीं, तो ये जो तुम्हारे हनी कलर्ड हेयर है ना, जो इतने खूबसूरत है, और जो तुम्हारे ऐसे कानों पे पड़े हुए हैं, रैम्पार्ट्स क्या होता है बेटा, डिफेंसिव वॉल्स होती हैं जो स्टोन्स की बनी होती हैं, जो किसी भी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए होती हैं। तो पॉइंट कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारे हनी कलर्ड हेयर है ना, ये और ज्यादा एनहांस कर रहे हैं तुम्हारी ब्यूटी, तो ये इसी वजह से रैम्पार्ट्स का काम कर रहे हैं, वॉल का काम कर रहे हैं, और इसी वजह से ये जो यंग मैन है ये तुम्हारे ट्रू सेल्फ को, इनर ब्यूटी को देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि तुम इन हनी कलर्ड हेयर की वजह से इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव हो और वो लोग वहीं एंटैंगल हो जाते हैं क्योंकि बहुत खूबसूरत है। ओके, और वो बोल रहे हैं कि तो ऐसे ये जो यंग मैन है तो वो तुम्हें तुम्हारे लिए, तुम्हारे ट्रू सेल्फ के लिए कभी प्यार नहीं कर पाएंगे, वो तो तुम्हारे ये हनी कलर्ड हेयर, येलो हेयर की वजह से प्यार करेंगे। ठीक है, वो जो तुम्हारा फिजिकल अपीयरेंस है, जो तुम्हारा आउटर अपीयरेंस है। राइट, नाउ हियर द क्वेश्चन अराइज व्हाई इट इज रिटन थ्रोन इनटू डिस्पेयर। डिस्पेयर क्यों होगा उन्हें, क्यों डिस्पेयर्ड होंगे, क्यों होपलेस होंगे ये जो यंग मैन होंगे? व्हाई? बिकॉज नॉट ओनली अ सिंगल वन, एवरीवन विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स योर ब्यूटी। ठीक है, तो ये तो इम्पॉसिबल है ना कि हर एक के पास वो ब्यूटी आ सके। राइट, सो because of that they are hopeless, because many of the people, most of the people are falling for external beauty. Right, that's why they are despaired. But I can get a hair dye and set such color there, brown or black or carrot, that young man in despair may love me for myself alone and not my yellow hair. अभी वो क्या बोल रही है कि तो ये जो ग्रेगरी है ये आर्ग्यू कर रही है अभी। ठीक है, इसने तो, पोएट ने तो डिक्लेयर कर दिया कि कोई तुमसे तुम्हारे लिए ट्रू सेल्फ के लिए प्यार नहीं करेगा। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर हनी कलर्ड हेयर, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर एक्सटर्नल ब्यूटी।
राइट तो अभी ग्रेगरी क्या बोल रही है कि तो ठीक है ना, मैं अपने बाल हेयर डाई करा लूंगी, आई गेट माई हेयर डाइड, ठीक है, एंड एनी ऑफ द कलर ऑफ मे बी ऑफ ब्राउन कलर, ब्लैक कलर और ऑरेंज कलर ऑफ कैरेट और रेड कलर, राइट दैट यंग मैन इन डिस्पेयर में लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन एंड नॉट माई येलो हेयर। अब जब बाल, वो जो बालों का कलर जिसकी वजह, जो रीजन था वो ही खत्म हो जाएगा, कलर ही चेंज हो जाएगा, तो क्या होगा, ये जो यंग मैन है, those who are falling in love with me, they won't fall because of the external beauty, now they will fall in love with me for my true self, क्योंकि हेयर कलर तो मैंने चेंज कर लिया है, तो ऐसा हो सकता है ना, तो शी इज आर्ग्यूइंग अबाउट इट। तो क्या लगता है, ये जो स्पीकर है कन्विंस हो जाएगा उसकी बात से? अभी देखो आगे वो क्या बोल रहा है। I heard an old religious man, but yesternight declared that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair. तो यहाँ ये स्पीकर कह रहा है कि अभी कल रात ही एक ओल्ड रिलीजियस मैन को मैंने सुना जो डिक्लेयर कर रहा था कि उसके पास प्रूफ है, एविडेंस है, उसके पास टेक्स्ट है ये प्रूव करने के लिए कि सिर्फ गॉड, कोई भी ह्यूमन बीइंग ऐसा नहीं होगा जो हमें हमारे ट्रू सेल्फ के लिए प्यार करेगा या हम जैसे हैं वैसे हमें एक्सेप्ट करेगा। कौन है ऐसा? सिर्फ गॉड। तो वो बोल रहे हैं कि ओनली गॉड इज देयर हु विल लव अस फॉर आवरसेल्व्स अलोन और फॉर आवर इनर सेल्फ, बट नॉट बिकॉज ऑफ आवर येलो हेयर। तो सिर्फ गॉड ऐसे हैं जो हमें हमारे इनर सेल्फ, ट्रू सेल्फ, सोल की वजह से प्यार करेंगे, वो देखेंगे कि हम कितने काइंड हैं और वो एक्सटर्नल ब्यूटी की तरफ बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्टेड नहीं होंगे। बट जहां तक ह्यूमन बीइंग्स की बात है तो स्पीकर बोल रहा है कि ह्यूमन बीइंग्स में कोई भी तुम्हें इस दुनिया में ऐसा नहीं मिलेगा हु विल लव यू फॉर ट्रू सेल्फ, बट इट्स ओनली गॉड हु विल लव अस फॉर आवर ट्रू सेल्फ। Okay, so this is how we have come to the end of the poem. Let's see the poetic devices used in this poem. So, never shall a young man thrown into despair by those great honey-colored hair ramparts at your ear love you for yourself alone and not your yellow hair. ये देखो बेटा, यहाँ ये जो हनी कलर रैम्पार्ट्स है ये मेटाफर है। मेटाफर क्या होता है? मेटाफर होता है इम्प्लाइड सिमिली। सिमिली क्या होता है? जब दो चीजों को लाइक या एज से कंपेयर करते हैं तो वो होता है सिमिली। फॉर एग्जाम्पल, अ लायन रूल्स द जंगल लाइक अ किंग, this is simile, like a king. But when we are saying this sentence like the lion is the king of the jungle, तो ये जो सेकंड सेंटेंस है ये मेटाफर हो गया, ठीक है। तो यहाँ ये जो हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स, अब उसने ये नहीं बोला है कि योर हेयर, हनी कलर्ड हेयर इज लाइक रैम्पार्ट्स, उसने सीधे सीधे हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स कह दिया है हेयर को। तो यहाँ क्या है, ये मेटाफर यूज किया है, ठीक है। देन यू विल फाइंड एलिटरेशन। ये देखो बेटा, यू योरसेल्फ होता क्या है एलिटरेशन? एलिटरेशन होता है repetition of same consonant sounds at the starting of the words that are placed in proximity. जो बहुत नजदीक हैं वर्ड्स और सेम कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं उन्हें बोलते हैं हम एलिटरेशन। जैसे ये देखो, यू योरसेल्फ, ठीक है, य। अभी नेक्स्ट लाइन में देखो योर येलो, तो यहाँ ये जो देखो अंडरलाइन है ना, ये सेम साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड है, ठीक है। तो ये क्या हो गए, एलिटरेशन हो गए। अभी यहाँ सेकंड स्टेंजा में देखो एलिटरेशन है सेट सच, स साउंड का एलिटरेशन है, ठीक है। अभी यहाँ देखो थर्ड लाइन में, सेकंड स्टेंजा के थर्ड लाइन में ब्राउन ब्लैक, राइट, ब साउंड का ये रेपिटेशन है एट द स्टार्टिंग ऑफ द क्लोजली प्लेस्ड वर्ड, तो ये भी एलिटरेशन होगा। और कहीं तो मुझे एलिटरेशन नहीं नजर आ रहा है। ओके, नाउ सी, अब यहां देखो ये लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर, और लास्ट में भी देखो लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। ये क्या होता है? ये होता है रिफ्रेन। ये जो स्टेंजा के लास्ट में जो लाइंस जो रिपीट होती है ना, उन्हें हम बोलते हैं रिफ्रेन। रिपीट हो रही है, पूरी पूरी लाइंस रिपीट हो रही है, तो ये रिफ्रेन है, ठीक है। अभी यहां देखो आगे येलो हेयर, तो ये जो येलो हेयर है ना बेटा, ये यहाँ सिनेक डेके का काम कर रहा है। अभी सिनेक डेके क्या होता है? सिनेक डेके होता है बेटा जहां एक पार्ट पूरी बॉडी को डेजिग्नेट कर रहा हो, उसे सिनेक डेके बोलते हैं। पूरी बॉडी एक पार्ट को रिप्रेजेंट कर रही हो या एक पार्ट पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, जब हम क्रिकेट देखते हैं तो हम क्या बोलते हैं? इंडिया हैज वन द मैच। मैच जीता कौन होता है? टीम जीतती है,
है ना, 11 प्लेयर्स जीतते हैं, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, इंडिया हैज वन द मैच, तो उसे हम सिनेक्टिके बोलते हैं, राइट। तो यहाँ इसी तरीके से यहाँ जो येलो हेयर है ना, वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एक्सटर्नल पूरी ब्यूटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये येलो हेयर से नहीं, सिर्फ हेयर का मतलब नहीं है, वो पूरी ब्यूटी से मतलब है, तो इसीलिए ये जो येलो हेयर है ये सिनेक्टिके है, राइट। अभी थर्ड स्टेंजा में आ जाओ जरा, ये देखो थर्ड और फोर्थ लाइन, जब दो कॉन्जिक्यूटिव लाइंस सेम वर्ड से स्टार्ट होती हैं तो हम उसे एनाफोरा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये देखो, ये दोनों सेम वर्ड से स्टार्ट हो रही है लाइन, तो ये क्या हो गया, एनाफोरा हो गया। नाउ अभी एक और बचा, यहाँ ये है बेटा एंजैबमेंट। जहां भी तुम ये रेड टेक्स्ट देखोगे ना, ये एंजैबमेंट है। अभी एंजैबमेंट क्या होता है, जब लाइन के लास्ट में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं दिखता है ना, तो हम उसे एंजैबमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां देखोगे बेटा, सेकेंड लाइन में ना तो कमा है ना फुल स्टॉप है, कॉलन सेमी कॉलन कुछ भी तो है नहीं, है ना, तो यहाँ क्योंकि कुछ भी नहीं है तो ये एंजैबमेंट होगा। इसी तरीके से थर्ड लाइन, फिफ्थ लाइन, कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, जबकि बाकी लाइन में देखो इधर कॉमा है, इधर कॉमा है, इधर फुल स्टॉप है, लेकिन इन तीनों लाइंस में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो ये एंजैबमेंट है। लाइकवाइज यहाँ देखो, हेयर डाई के बाद फर्स्ट लाइन में इधर डिस्पेयर के बाद, इधर अलोन के बाद कोई पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं किया है, तो ये भी एंजैबमेंट है। और यहाँ देखो लास्ट वाले स्टेंजा में फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फिफ्थ लाइन, इसमें कोई भी पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं किया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एंजैबमेंट हो जाएगा। तो यहाँ इतनी सारी लाइंस में एंजैबमेंट है। अगर हम राइमिंग स्कीम की बात करें तो देखते हैं, देखो मैन ए डिस्पेयर राइम नहीं कर रहा है मैन से, डिफरेंट नेम। हनी कलर्ड दोनों से राइम नहीं कर रहा है, सी डिफरेंट नेम। नाउ डिस्पेयर, ईयर इज राइमिंग विद डिस्पेयर, सो सेम नाम। अलोन is not pairing with anything, D. And last C, hair is rhyming with ears. So यहाँ हमें rhyming scheme क्या दिखा, A B C B D B, ठीक है। तो क्या यहाँ rhyming हो गया, A B C B D B, first stanza का। Now we are proceeding towards the second stanza and let's see here, first line A, die, there, B, then carrot C, despair is rhyming with there, so it's again B, and alone is not rhyming with anything, so D, and here hair is rhyming with despair. So here in both the stanza you will find A, B, C, B, D, B, and A, B, C, B, D, B. Let's see in the last stanza, man not rhyming with declare, not rhyming with prove, so different names A, B, C, but here dear rhymes with declares, so B, and hair also rhymes with declares, so B. Here alone is not rhyming with anything, so D. Now A, B, C, B, D, B, so whole poem has the same rhyming pattern, rhyming scheme, that is A, B, C, B, D, B. Okay, so this is how these poetic devices we have done. I've also written it here, so no need to worry. For your reference, I have given you here all the poetic devices used in the poem. If you want to refer anytime, you can. See here, metaphor, then alliteration, then you will find refrain, then anaphora, enjambment, and synecdoche. So every poetic device that I have explained you, I have given you here. And this is how finally we have come to the end of explanation of poetic device as well along with the poem. I'll soon catch you up in the next video. Till then, keep studying, keep learning. Thank you. Grateful.